हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन के नेट में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन फॉर पार्ट बी and 1 question for part C. अब इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? जो फंक्शन आपको निकालना है वो इंटीग्रेशन के अंदर हो। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डेरिवेटिव आ जाए, मतलब जो फंक्शन आपको निकालना है उस पे डेरिवेटिव हो। वैसे ही इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? जो फंक्शन आपको निकालना है वो इंटीग्रेशन के अंदर हो। डेफिनेशन लिखते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन an equation in which unknown function comes under one or more than one integral sign is known as इंटीग्रल इक्वेशन। मैं इंटीग्रल इक्वेशन को आई ए लिखूंगी। इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन आ जाए, मतलब जो फंक्शन आपको निकालना है वो इंटीग्रल साइन के अंदर हो, उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई एक्स इक्वल है cos x प्लस में इंटीग्रेशन 0 to 1 sin x y ऑफ t dt। अननोन फंक्शन है y ऑफ t और इंटीग्रल साइन के अंदर है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल, y ऑफ x इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x kxt y ऑफ t dt। इंटीग्रल साइन के अंदर क्या है? आपका अननोन फंक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल, y ऑफ x इक्वल है x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x sin x dx। यहाँ पे कोई भी अननोन फंक्शन नहीं है, इसका मतलब नो इंटीग्रल इक्वेशन, बिकॉज जो sin x है वो क्या है? डिपेंडेंट फंक्शन है। नो इंटीग्रल इक्वेशन बिकॉज sin x इज डिपेंडेंट फंक्शन, और ये दोनों आपकी क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। जनरल फॉर्म
an integral equation of the form alpha x yx इक्वल है f of x प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन a टू स्टार k x t y of t dt। जनरल फॉर्म क्या है इंटीग्रल इक्वेशन की? अल्फा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू स्टार के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। अब जो आपकी लोअर लिमिट है ए, ये तो आपकी फिक्स कांस्टेंट है। अब जो स्टार है मतलब जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में बी आइदर वेरिएबल एक्स और फिक्स कांस्टेंट। where upper limit the upper limit may be either variable x or fix। Second, f alpha k are non-functions and y of x is a non-function। f alpha k are non-functions and y of x is a non-function। Third, lambda is a non-zero parameter. It is real or complex। Lambda is a non-zero parameter. It is real or complex। Fourth, kxt is called kernel of the integral equation। जो ये kxt है इसको हम कर्नल कहते हैं। kx, t is called kernel of the integral equation। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म के अंदर जो हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट। अपर लिमिट हमारी वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। अल्फा एफ एंड के आर नॉन फंक्शंस, वाई ऑफ एक्स इज अननोन फंक्शन जो हमें निकालना है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो पैरामीटर, के एक्स टी इज कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब there are two type of integral equation. First one is Volterra integral equation and second one is Fredholm integral equation। There are two type of integral equation। First is Volterra
integral equation, and second is फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वन बाय वन देखते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है एंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले वोल्टेरा को ही देख लेते हैं। An integral equation of the form alpha x yx equal to f of x प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए। अब देखो जो जनरल फॉर्म थी इसमें मैंने बोला था कि लोअर लिमिट तो हमेशा फिक्स रहेगी कांस्टेंट, अपर लिमिट हमारी वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी। अगर अपर लिमिट हमारी ये वेरिएबल होती है तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अपर लिमिट हमारी क्या है, हमने मान ली वेरिएबल x। आप इसको याद भी कर सकते हो। अपर लिमिट हमारी क्या है, वेरिएबल, v फॉर वेरिएबल और v फॉर वोल्टेरा। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हमारी अपर लिमिट क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी x। kxt y ऑफ t dt। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की हमारी ये फॉर्म रहेगी। अल्फा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी डी टी। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। There are three type of वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या है, इफ अल्फा एक्स इक्वल टू 0, इफ अल्फा एक्स इक्वल टू 0 तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इन इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या है, अल्फा एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। सेकंड है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या करना है, इफ अल्फा एक्स इक्वल टू 1, इन इक्वेशन 1 जब आप यहाँ 1 रखोगे तो वाई एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी डी टी। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में हमें इस अल्फा एक्स को क्या करना है, 1 पुट करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी डी टी। थर्ड है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। होमोजीनियस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
थर्ड है होमोजेनियस, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। इसके अंदर क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एल्फा एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, वाई एक्स इक्वल है लैम्डा, एफ ऑफ एक्स तो आपका 0 हो जाएगा और एल्फा एक्स आपका 1 है, तो वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी डी टी। अब सेकंड, यहाँ पे हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन खत्म। अब यहाँ पे जो सेकंड थी हमारी इंटीग्रल इक्वेशन का सेकंड टाइप क्या था, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म में क्या होगा, हमारी जनरल फॉर्म में आइए। जनरल फॉर्म में मैंने बोला था अगर वेरिएबल हुई, अपर लिमिट हमारी वेरिएबल है तो उसको हम कह देंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर अपर लिमिट हमारी कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, एल्फा एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। तो यहाँ हमने देखा कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। इंटीग्रल साइन के अंदर अगर कोई अननोन फंक्शन है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी, वो क्या है, एल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू स्टार के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। अगर लोअर लिमिट तो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अपर लिमिट अगर हमारी वेरिएबल है तो उसको हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर हमारी अपर लिमिट कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद हमने देखा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो हमारी 3 टाइप की होती है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड में अल्फा एक्स इक्वल टू 0, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड में अल्फा एक्स इक्वल टू 1, होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अल्फा एक्स इक्वल टू 1। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 क्या है, वाई एक्स इक्वल है 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई टू की पावर एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी। अब ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो, यहाँ पे अल्फा एक्स की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स 1 है, प्लस में लैम्डा कितना है 3 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, और अपर लिमिट हमारी कैसी है, x है, मतलब वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी है, नॉन होमोजेनियस, v फॉर वेरिएबल, v फॉर वोल्टेरा, अपर लिमिट वेरिएबल है तो नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, y ऑफ x इक्वल है साइन x प्लस में 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी।
इसमें हमारी अपर लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वाई एक्स इक्वल है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन एक्स माइनस जाई वाई जाई डी जाई। अब आप इसको कंपेयर करो। यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 है, और अपर लिमिट क्या है आपकी, कांस्टेंट है। जब एफ ऑफ एक्स 0 होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एल्फा एक्स इक्वल टू 1, तो वो क्या है हमारी होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। homogeneous Fredholm integral equation of second kind। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इसके अंदर क्या है कि जो हमारी लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या फिर जो कर्नल है वो इनफाइनाइट हो जाए, उसको हम कहते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन is called singular integral equation। A integral equation is called singular integral equation when one or both the limit of the integration are infinite or when the kernel becomes infinite। over the range of the integration। For example, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, y of x इक्वल टू f of x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू की पावर माइनस मॉड x माइनस टी y ऑफ टी डी टी। इसमें हमारी लोअर और अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये नेट के सिलेबस में नहीं है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, बट फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। y ऑफ x इक्वल है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट y ऑफ जाई d ऑफ जाई। तो ये भी किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि इसमें अपर लिमिट हमारी कैसी है,
इनफाइनाइट है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ कर्नल। कर्नल क्या था हमारा, के एक्स कॉमा टी। जनरल फॉर्म में क्या है कर्नल, के एक्स कॉमा टी। तो टाइप्स ऑफ कर्नल, फर्स्ट है हमारा सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। टाइप्स ऑफ कर्नल्स, तो फर्स्ट टाइप है हमारा सेपरेबल और हम इसको डीजेनरेट कर्नल भी कहते हैं। A kernel is called separable if सेपरेबल कर्नल के अंदर क्या है कि हम एक्स एक्स के टर्म्स को और टी टी के टर्म्स को सेपरेट कर सके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो उसको हम कहते हैं सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। अ कर्नल इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कैन बी expressed as the sum of finite number of terms, each of which is product of function of x and t only। सेपरेबल कर्नल क्या है कि अ कर्नल इज कॉल्ड separable if it can be expressed as the sum of finite number of terms, each of which is product of function of x and t only, that is k x comma t equal है summation I equal to 1 to n aix bit, where aix and bit are linearly independent variables। जब मैं इस समेशन को ओपन करूं तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ओपन कर पाऊं तो सेपरेबल और डीजेनरेट करना, where aix and bit are linearly independent variables। For example, फर्स्ट एग्जाम्पल है के एक्स कॉमा टी इक्वल है ई टू की पावर एक्स माइनस टी। तो x के टर्म्स को और t के टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ई टू की पावर x इंटू में ई टू की पावर माइनस टी। तो ये हमारा क्या है, सेपरेबल कर्नल है। सेकेंड एग्जाम्पल के एक्स कॉमा टी इक्वल है साइन x माइनस टी। तो अभी तो ये सेपरेबल कर्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम सेपरेबल कर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, साइन ए कॉस बी यानी कि साइन एक्स कॉस टी माइनस में कॉस एक्स साइन टी। अब एक्स एक्स की टर्म और टी टी की टर्म सेपरेट हो चुकी हैं, तो अब हम इसको कहेंगे सेपरेबल कर्नल।
अब इसके बाद हमारा सेकंड टाइप है सिमेट्रिक कर्नल और हर्मिशियन कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल या फिर हम इसको बोल सकते हैं हर्मिशियन कर्नल। इसके अंदर क्या है, द कर्नल kx, t is called Hermitian kernel और इनको हम सिमेट्रिक कर्नल भी कहते हैं। सिमेट्रिक कर्नल if kx, t इक्वल है ktx इन केस ऑफ हर्मिशियन कर्नल, और सिमेट्रिक कर्नल में क्या होगा, kx, t इक्वल है ktx फॉर रियल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट हमारा, kx, t इक्वल है, पहले रियल के केस में देखते हैं साइन x प्लस टी। तो रियल के केस में क्या है, kx, t इक्वल आना चाहिए ktx के, तो हम उसको क्या कह देंगे, सिमेट्रिक कर्नल है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन t प्लस x, तो ये किसके इक्वल है, ktx के। सेकेंड एग्जाम्पल हम हर्मिशियन कर्नल का देख लेते हैं, kx, t इक्वल है x माइनस टी आयोटा। तो ktx क्या आएगा, इसमें हर्मिशियन कर्नल में ये आना चाहिए, kx, t इक्वल है ktx के ऊपर बार, ktx इक्वल है t माइनस x आयोटा। अब ktx का कॉन्जुगेट t माइनस x आयोटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, आयोटा का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इक्वल है माइनस आयोटा t माइनस x, ये क्या आ जाएगा, x माइनस t आयोटा विच इज इक्वल टू kx, t के। थर्ड एग्जाम्पल, kx, t इक्वल है x स्क्वायर t क्यूब प्लस 1। अब जब आप इसमें ktx करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर और x क्यूब विच इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो x स्क्वायर टी क्यूब कभी भी इक्वल नहीं होते टी स्क्वायर और x क्यूब के, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कर्नल का, वो है स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन कर्नल। स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल या फिर हम इसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन कर्नल, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ कर्नल is called skew symmetric or skew Hermitian
इफ के एक्स कॉमा टी इक्वल है माइनस के टी एक्स और के एक्स कॉमा टी इक्वल है के टी एक्स फॉर रियल। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा के एक्स कॉमा टी इक्वल है साइन एक्स माइनस टी। रियल के केस में के एक्स कॉमा टी इक्वल आना चाहिए माइनस के टी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के साइन टी माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के टी एक्स के। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, के एक्स कॉमा टी इक्वल है आयोटा एक्स प्लस टी। के टी एक्स निकालते हैं, अगर के एक्स कोमा टी इक्वल आता है माइनस के टी एक्स के, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन कर्नल, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में के एक्स कोमा टी इक्वल है माइनस के टी एक्स के। तो ये आ गया आयोटा टी प्लस एक्स। अब के टी एक्स का कॉन्जुगेट इक्वल है आयोटा टी प्लस एक्स, मतलब इसमें हम आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा टी प्लस एक्स। ये कितना आ गया, अब माइनस टी प्लस एक्स करो या एक्स प्लस टी करो सेम ही आएगा। अब ये क्या बन गया, माइनस के एक्स कोमा टी। तो ये क्या हुआ हमारा स्क्यू हर्मिशियन कर्नल का एग्जाम्पल। अब फोर्थ टाइप है हमारे कर्नल का, वो है कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। कन्वोल्यूशन इसके अंदर जो कर्नल है हमारा वो के एक्स माइनस टी की फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। इफ के एक्स कॉमा टी is of the form of kx minus t, then it is called convolution integral equation. For example, के एक्स कॉमा टी इक्वल है एक्स माइनस टी का स्क्वायर। जो कर्नल है वो किसकी फॉर्म का है, एक्स माइनस टी का, तो इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। सेकंड, के एक्स कॉमा टी इक्वल है साइन एक्स माइनस टी। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन दो टाइप के हैं, वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म। उसके बाद वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आर थ्री टाइप्स, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कर्नल। कर्नल हमारे पास चार टाइप के हैं। फर्स्ट हमारा सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल, उसके बाद सेकंड हमारा सिमेट्रिक और हर्मिशियन कर्नल, थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन कर्नल, एंड फोर्थ इज कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल के अंदर क्या है कि जब हमारा कर्नल इस फॉर्म का हो के एक्स माइनस टी टाइप का, तो उसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास थ्री मेथड है।
वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेरिवेटिव करके। और वहां पे हम यूज करेंगे किसका? लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सेकंड मेथड है हमारे पास, वो है रिजॉल्वेंट कर्नल। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से सॉल्व करो तो तब तक हम अगर क्वेश्चन में बोल दे कि रिजॉल्वेंट कर्नल से सॉल्व करें तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज हम अपना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। थर्ड है हमारे पास लैप्लास। लैप्लास में क्या है कि हमारा जो कर्नल है वो kx माइनस टी टाइप का दिखता है, तो उसको हम लैप्लास से सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके मेरे पास 2 मेथड है। एक तो रिजॉल्वेंट कर्नल दोनों में कॉमन है। सेकंड, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हम लैप्लास काम नहीं करता है। तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड। डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड, और हम यही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। वोल्टेरा के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हम डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब जब हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हमें नीड पड़ेगी डिफरेंशिएशन करने की। तो वहाँ एक रूल है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन फॉर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। उसको भी देख लेते हैं एक बार, क्या है। Leibniz rule of differentiation under integral sign। पहला है for 1 वेरिएबल, for 1 वेरिएबल। इंटीग्रेशन phi x टू psi x और बाहर डेरिवेटिव है f ऑफ t dt। तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करनी है t की जगह। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ psi x। अब क्या करना है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना है, तो psi डैश x माइनस में। अब फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो f ऑफ phi x। अब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करो phi डैश x। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अब सेकंड है फॉर 2 वेरिएबल के लिए, फॉर 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन phi x psi x। अब यहाँ फंक्शन जो है वो हमारा 2 वेरिएबल का है x एंड t। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था ओनली 1 वेरिएबल का t का था।
और बाहर क्या है, डेरिवेटिव dy/dx। फंक्शन क्या है, x, t, 2 वेरिएबल का है dt। यहाँ क्या करेंगे हम, पहले हम फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेल f बाई डेल x इंटू में dt प्लस में। अब क्या करेंगे, वही सेम काम, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट का डेरिवेटिव f ऑफ x कोमा अपर लिमिट क्या है साई x और अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट और अब क्या है लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ एक थर्ड है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ मल्टीपल इंटीग्रल को आप सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल। इंटीग्रेशन a to x, इंटीग्रेशन a to x, इंटीग्रेशन a to x, f of t dt n। कितने टाइम्स है, n टाइम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर सिंगल इंटीग्रल है, तो मल्टीपल इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे a to x, और ये n टाइम्स है तो एक कम क्या आ जाएगा, एक कम n-1 और n-1 फैक्टोरियल f ऑफ t इंटू में dt। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स को आप सिंगल इंटीग्रल में ऐसे कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन के बीच का। Relation between ordinary differential equation and integral equation। फर्स्ट, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या है कि लोअर लिमिट तो हमारी फिक्स है, कांस्टेंट है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या करते हैं, लोअर लिमिट कांस्टेंट और अपर लिमिट हमारी वेरिएबल। तो ये फर्स्ट, ये जो हमारी लोअर लिमिट है वो क्या, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट समथिंग मीन्स इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड कन्वर्सली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी converted into initial value problem and conversely। सेकंड क्या है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट। तो ये हमारी क्या है इनिशियल पॉइंट और एक हमारे पास क्या है एंड पॉइंट, समथिंग मतलब इनिशियल एंड फाइन एंड पॉइंट क्या है, समथिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से आप फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैन बी converted into boundary value problem and conversely।
अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेट एंड गेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करते हैं। y ऑफ x इक्वल है 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। देखो इसमें अपर लिमिट हमारी क्या है, वेरिएबल है, और लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने क्या मेथड बताया है, 3 मेथड बताए हैं। पहले मैंने बताया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से करोगे तो यहाँ आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव आप किसकी हेल्प से करोगे, लेबनीज रूल की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ 1 का है तो आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अगर अंदर फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो पहले आप उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो x का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो y डैश x इक्वल है 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। अंदर x का कोई फंक्शन नहीं है तो वो तो अब आप अंदर क्या पुट करोगे, अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये आ गया y डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जितने ऑर्डर की है उतनी ही आपके पास कंडीशन आएंगी। 1 ऑर्डर की है तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, और वो कंडीशन किस पे आएगी, जो इनिशियल लोअर लिमिट है उस पे। तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है, तो y एट 0 पे 0 टू 0 इंटीग्रेशन की लिमिट अगर 0 टू 0 है तो 0, y एट 0 इक्वल टू 1। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से आपको क्या मिली, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जो आपके पास गिवन है। देखो कन्वर्सली, इसका करो इंटीग्रेट, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा yx माइनस में y0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल टू 0। और y एट 0 पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, तो y ऑफ x माइनस 1 माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से y ऑफ x इक्वल है 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। देखो आपको वही मिली है इंटीग्रल इक्वेशन जो आपको गिवन थी। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उसके अंदर हम नेट गेट से रिलेटेड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। पहले उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।